नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक। जोशीमठ में एनटीपीसी समेत सभी निर्माण कार्यों पर रोक। हाईकोर्ट, पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी दूर करे सरकार। छावनी परिषद क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को गृह कर में छूट की मंजूरी मांगी। शहरी विकास विभाग के रोके सभी तबादले बहाल। उत्तराखंड में सरकार विधायक नीति पर जीएसटी का भुगतान खुद करेगी। बीपीएड और एमपीएड प्रशिक्षितों का कूच रोका। फिर मिलेगा छात्राओं को साइकिल और एफडी का तोहफा। श्रम विभाग, मजदूरों का हिस्सा हड़पने के लिए 1.25 लाख से ज्यादा फर्जी आवेदन। हल्द्वानी, एक जल स्रोत के भरोसे करोड़ों खर्च कर रहा है जल संस्थान। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण फैसले संग भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन फपक के बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। हल्द्वानी, सस्ते गले की दुकानों से मिलेगा टेक होम राशन। सीमांत की दारमा घाटी में -11 में चल रहा है पर्यटन। जोशीमठ आपदा, आज आपदा प्रबंधन सचिव विशेषज्ञ के साथ करेंगे दौरा। 2019 आया लेखाकार परीक्षा, डबल लॉक में ओएमआर सीट में छेड़छाड़, जांच तेज। कैलाश मानसरोवर यात्रा, यश नगर होकर जाएगी मानसरोवर यात्रा। जोशीमठ, भूधसाव से प्रभावित लोगों के सड़क पर उतरने के बाद जिला प्रशासन ने जोशीमठ में सरकारी और निजी समेत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। एडीएम अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के सभी कार्य, सीमा सड़क संगठन के बाईपास निर्माण और नगर पालिका क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी कर दिए गए। इससे पहले जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने गुरुवार को नगर में चक्का जाम करते हुए भूधसाव के लिए एनटीपीसी और सड़क सीमा संगठन को विशेष जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। एडीएम अभिषेक त्रिपाठी ने आंदोलनकारियों को निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार से ओली रोपवे का संचालन भी बंद कर दिया गया। नगर में अभी तक 580 घरों में दरारें आने की पुष्टि हुई है। 34 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रभावितों के लिए फेविकल रूम बनाने के लिए भूमि चयन का काम शुरू हो गया है। बीते 4 दिन से भू धसाव में तेजी आने के बाद जेबी कॉलोनी मारवाड़ी में नए नालों से पानी का रिसाव शुरू हो गया। प्रभावित का आरोप है कि पानी एनटीपीसी की सुरंग का प्रशासन ने पानी के सैंपलों की जांच के लिए सरकार को लिखा है। उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे की दावे वाले 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को पूर्ण रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मानवीय मुद्दा बताते हुए कहा कि 50,000 लोगों की रातों रात तो नहीं हटाया जा सकता। इस विवाद का एक व्यवहारिक समाधान खोजने की जरूरत है। सरकार उनके पुनर्वास का प्रबंध करे, तब उनसे जमीन खाली करवाई जाए। शीर्ष अदालत ने साथ ही रेलवे और उत्तराखंड सरकार से अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आदेश सही नहीं, पीठ ने कहा कि मामले में भूमि की प्रकृति, भूमि के स्वामित्व और उससे जुड़े अधिकारों से संबंधित कई कोण हैं। हम आपसे अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि कुछ हल निकालिए, यह मानवीय मुद्दा है। उच्च न्यायालय का आदेश सही नहीं है। अर्धसैनिक बलों का प्रयोग कर उन्हें निकाला जाए। हमारा मानना है कि लोगों को हटाने के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था जरूरी है। रेलवे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास ही होना चाहिए। अधिकारियों को बेहतर रास्ता निकालना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि इनके अलावा भूमि पर कब्जा करने वालों के पट्टेदार या लीज होल्ड या नीलामी में खरीद के रूप में अधिकार होने का दावा करने के जैसे मुद्दे हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार त्रिपाठी तिवाड़ी की खंडपीठ ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय देते हुए अंतिम अवसर दिया है। सरकार ने इन मामले में 1.5 साल में कोर्ट में पक्ष नहीं रखा था। कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि जनहित याचिका में उठाई गई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों को अगले आदेश से पहले पूरा करें। अगली सुनवाई के लिए 14 जून नियत है। देहरादून निवासी अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और सरकार के गलत नियमों के कारण पहाड़ों के अस्पतालों में बेड संख्या कम हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों के अस्पतालों में बेड बढ़ रहे हैं। देहरादून, छावनी परिषद क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिक और सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। वर्तमान में निकाय
क्षेत्रों में रहने वाले जेसीओ रैंक से नीचे के सैनिक और पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलती है। निगम पालिका और पंचायतों को इनके हाउस टैक्स का पैसा सरकार अदा करती है। सचिव सैनिक कल्याण विपेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि छावनी परिषद क्षेत्र केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। ऐसे में वहां केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नई व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। छावनी परिषद क्षेत्र में रहने वाले सैनिकों को हाउस टैक्स में राहत देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। मालूम हो कि राज्य में 9 छावनी परिषदें हैं। राज्य के 2.25 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक और वीर नारियों में काफी संख्या में देहरादून, चक्राता, क्लेमेंटाउन, दून, लंडौल, लैंसडाउन, रुड़की, नैनीताल और रानीखेत भी रहते हैं। उन्हें परिषदों को हाउस टैक्स भी देना होता है। दूसरी तरफ निकाय क्षेत्रों में जेसीओ और ऊपर के रैंक के अफसरों को भी हाउस टैक्स में छूट का लाभ देने के लिए शहरी विकास और वित्त विभाग परस्पर विचार विमर्श कर रास्ता तलाश रहे हैं। विधायक निधि पर लगने वाले जीएसटी का भुगतान प्रदेश सरकार खुद करेगी। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अफसरों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ग्रामीण सड़कों को भी प्राथमिकता पर ठीक करने को कहा है। ग्राम विकास मंत्री जोशी ने गुरुवार को सचिवालय में समीक्षा विभाग में विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में विधायक निधि पर लगने वाले 18% जीएसटी पर मंथन किया। दरअसल विधायक अपनी निधि से जीएसटी खत्म करने या निधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि विधायक निधि का उपयोग विकास कार्य में होता है, इसलिए निधि पर लगने वाले जीएसटी का वहन राज्य सरकार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। जोशी ने मनरेगा कार्यों में जंगली जानवरों से नुकसान को रोकने का प्रबंध व पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था शामिल करने को कहा है। जोशी ने कहा कि राज्य में ग्राफ्टर की कमी है, इसके लिए 1000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। अफसरों ने पीएम आवास योजना के तहत पूर्व में मिले 16,000 से 94 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। केंद्र पोषित योजनाओं के लक्ष्य भी 84 तक पूरे किए जा चुके हैं। शहरी विकास विभाग के पिछले साल सितंबर में रोके गए सभी तबादलों को हरी झंडी मिल गई है। तब विभागीय मंत्री के स्तर से किए गए 74 तबादलों पर बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी थी। हालांकि अब 2 चरणों में सभी तबादलों को मंजूरी दे दी गई। उक्त में से 31 तबादलों को नवंबर में हरी झंडी दी गई थी, जबकि 1-2 को छोड़कर 6 तबादलों को बुधवार को मंजूरी दे दी गई। शहरी विकास विभाग ने बुधवार को जारी सूची में कार्मिकों को तत्काल ज्वाइन करने को कहा है। राज्य में सितंबर में विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण के उफान पर होने के दौरान विभाग के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभाग में एक साथ 74 अधिकारियों के तबादले कर दिए, जिसमें सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक व वरिष्ठ सहायक स्तर के कार्मिक शामिल थे। तबादलों के फाइल पर हस्ताक्षर के साथ ही अग्रवाल विदेश दौरे पर रवाना हो गए थे। तब इन सभी तबादलों पर सीएम ने रोक लगा दी थी। इसके बाद रोकी गई लिस्ट से आधे नामों को गत नवंबर में मंजूरी दी गई, जबकि कुछ को छोड़ शेष को 4 जनवरी को मंजूर कर लिया गया। प्रदेश के 51,000 छात्राओं को इस साल साइकिल का तोहफा मिलने जा रहा है। बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षा विभाग ने सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए 14.49 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इस योजना के दायरे में कक्षा 9 की छात्राएं आएंगी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक आर.के. कुंवर ने सभी सीईओ को बजट जारी करते हुए इसके उपयोग की गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अनुसार मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों के छात्रों को साइकिल दी जाएगी, जबकि पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं के साथ 2850 रुपये की बैंक या डाकघर में एफडी की जाएगी। साइकिल और एफडी लेने वाली छात्रा यदि बीच में पढ़ाई छोड़ती है तो उसे साइकिल की कीमत वसूल की जाएगी। दूसरी तरफ योजना के तहत धन को बढ़ाने की भी पैरवी की जा रही है। वर्तमान में एक आम साइकिल की कीमत भी न्यूनतम 3,500 से 4,000 रुपये तक हो चुकी है। सभी छात्राओं को डीबीटी के जरिए साइकिल खरीदने के लिए 2850 रुपये दिए जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में छात्रों को खुद साइकिल खरीदने की छूट दी गई है। विभाग साइकिल खरीद कर नहीं देगा। साइकिल खरीदने के बाद छात्रों को उसकी कीमत की पक्की रसीद विभाग को देनी होगी। यदि साइकिल 2850 रुपये से अधिक कीमत की होगी तो अतिरिक्त धन छात्रों को अदा करना होगा। यदि साइकिल का मूल्य 2850 रुपये से कम होगा तो निश्चित बाकी राशि वापस करनी होगी। पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को बैंक एफडी जिला स्तरीय समिति के जरिए बनवाई जाएगी। विभाग निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों का हिस्सा हड़पने के लिए प्रदेश में 1.25 लाख से ज्यादा आवेदन कर दिए गए। विभागीय जांच में आवेदन फर्जी मिलने पर निर्देशालय की ओर से इन लोगों को आवेदन निरस्त कर दिए गए। जांच में केवल 3,17,579 आवेदक की मजदूर मिले। इसके श्रमिक कार्ड जारी किए गए, जबकि 4,51,907 लोगों ने कार्ड के लिए आवेदन मांगा किया था, जिनमें से 1,34,018 आवेदकों को निरस्त कर दिया गया। बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क बोर्ड निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को कई योजनाओं के माध्यम से मदद करता है। इसके लिए श्रम विभाग भवन निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों का पंजीकरण कर कार्ड जारी करता है, जिसके माध्यम से उन्हें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसके लिए विभाग के कार्यालय व CSC में आवेदन किए जाते हैं। कार्ड जारी होने के बाद हर साल मजदूर को अपने काम का प्रमाण जमा करना होता है। नियमानुसार साल भर में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में काम किया जाना चाहिए आवश्यक होता है। प्रदेश में कार्ड के लिए 4,51,907 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन राज्य में 1.25 लाख से ज़्यादा लोग निर्माण कार्य से जुड़ा होना साबित ही नहीं कर पाए, जिससे विभाग ने इनके कार्ड निरस्त कर दिए।
जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचा रहे विकल्प के तहत ट्यूबवेल का निर्माण प्रस्तावित है। अन्य विकल्पों पर काम किया जा रहा है, कहना है एस के श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता जल संस्थान। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हर रोज पेयजल का संकट बना हुआ है। जल संस्थान पानी की आपूर्ति करता है। एक स्रोत के भरोसे ही विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की नई पेयजल लाइन बिछाई जा रही है, जिसे लाइन होने के बाद भी लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। गोला नदी के पानी का सीसमेल फिल्टर प्लांट में साफ कर पेयजल की सप्लाई की जाती है। आज से 4 दशक पहले इनका निर्माण उस समय की जरूरत के अनुसार किया गया था, जबकि तब से शहर की आबादी 4 गुना हो गई। आबादी से पहले बने शीतला हाट के फिल्टर प्लांट को आज तक आधुनिक नहीं किया जा सका, जिसे अधिकांश समय यह काम ही नहीं करता। जल संस्थान ने पिछले 1 साल के भीतर 1.97 करोड़ रुपये जल मिशन योजना के तहत घरों में कनेक्शन देने पर खर्च किए। इसके बाद भी पानी घरों तक नहीं पहुंच चुका। अभी इस योजना में 73 करोड़ की लागत से नई लाइनों को बिछाया जाना है, जबकि पानी की आपूर्ति के लिए किसी भी नई स्थायी स्रोत का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में जल संस्थान पुराने जल स्रोतों के भरोसे नई लाइनों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज भाजपा नेताओं ने कहा कि वो अंतिम फैसले का इंतजार करके अंतिम निर्णय के मुताबिक उसे लागू करने को भाजपा व सरकार कार्य करेगी। भाजपा के नेताओं ने बनभूलपुरा प्रकरण में कांग्रेस नेताओं को सियासत बंद करने की नसीहत दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्णय सर्वमान्य, सरकार कोर्ट के निर्णय के मुताबिक ही कार्य करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी अंतिम निर्णय होगा उसका भाजपा सरकार और संगठन पूरी तरह से सम्मान करेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलती है। इसके उलट कांग्रेस फूट की राजनीति करती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने कहा कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पूरी तरह से सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस को बनभूलपुरा के प्रकरण पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे की भूमि पर अब तक हुए अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस की सरकारें ही जिम्मेदार रही हैं। इस स्थिति में कांग्रेस नेताओं को इस प्रकरण पर कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इस पूरे मामले में पार्टी और सरकार का रुख पहले से स्पष्ट है। जो भी कोर्ट के निर्देश होंगे उन पर अमल किया जाएगा। भाजपा अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करते हैं कि इस संवेदनशील मामले में राजनीतिक बयानबाजी न की जाए। सभी को देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि बनभूलपुरा प्रकरण पूरी तरह से रेलवे कोर्ट से जुड़ा मामला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भाजपा उसका पूरी तरह से सम्मान करती है। पिथौरागढ़ भारी बर्फबारी से भारत चीन सीमा से सटे उच्च हिमालयी गांव में लगे इलाके पर्यटकों से गुलजार हो गया। अधिकतम क्षेत्रों में 50 घंटे से में 3 से अधिक बार बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देश भर के प्रकृति प्रेमी पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का आनंद लेने का पर्यटकों का 100 स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का अवसर बना हुआ है। समुद्र सतह से 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले दारमा घाटी के दुगतू, बालिंग, दांतू, फिलम, नागलिंग के साथ कई गाँव के लोग इलाके पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। इन सभी गांवों में कई जगह 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा है। बर्फ का आनंद लेने के लिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, केरल से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आकर कैंप कर रहे हैं। द माउंटेन राइड टीम के जयंत फिरमाल ने बताया कि शीतकालीन कैंप से दारमा में पर्यटन कारोबार लाभप्रद होता नजर आ रहा है। वित्त विभाग ने वर्ष 2019 की सहायक लेखाकार की परीक्षा में कोषागार में रखी ओएमआर सीट में छेड़छाड़ के मामले की पड़ताल शुरू कर दी। आरोप में कोषागार के कुछ अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। संपर्क करने पर सचिव वित्त एस.एन. पांडे ने बताया कि विषय के सभी पहलुओं का परीक्षण कराया जा रहा है। दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि यूकेएसएससी के अध्यक्ष जीएस मर्थुलिया ने कुछ समय पहले एसीएस वित्त आनंद वर्धन को वर्ष 2019 के सहायक लेखाकार से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों के अनुसार इस परीक्षा में एक युवती को ओएमआर सीट में छेड़छाड़ का नंबर बढ़ाने का आरोप है कि यह छेड़छाड़ तब की गई जब ओएमआर सीट दून के कोषागार के डबल लॉक में रखी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत माला योजना के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा जिला उधम सिंह नगर से होकर जाएगी। इसके लिए धारचूला से आगे का सड़क निर्माण तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले के जसपुर और खटीमा होते हुए चंपावत जिले के रास्ते धारचूला होते हुए यात्रा कैलाश मानसरोवर जाएगी। इसके अलावा सितारगंज से टनकपुर, पीलीभीत से खटीमा तक 4 लेन सड़क बनाने की योजना भी तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को यहां बाईपास के लोकार्पण के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को G20 की बैठकों के आयोजन की मेजबानी मिली है। उनका प्रयास है कि एक बैठक गढ़वाल तो एक कुमाऊं मंडल में आयोजित की जाए। कहा कि केंद्र सरकार भारत माला प्रोजेक्ट के तहत उधम सिंह नगर से धारचूला होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा सड़क मार्ग योजना पर काम कर रही है। इस सड़क के निर्माण से सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में कुमाऊं विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पीलीभीत से खटीमा तक NH की घोषणा कर दी है। यह NH 4 लेन बनेगा। इसी तरह सितारगंज से टनकपुर तक का मार्ग 4 लेन होने जा रहा है। इस 4 लेन के बनने से पिथौरागढ़, चंपावत जिलों के साथ ही नेपाल के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा विशेषज्ञ दल के साथ जोशीमठ रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को सचिव विशेषज्ञ भू धसाव और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करेंगे। जल्द ही सीएम भी जोशीमठ जा सकते हैं। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि जोशीमठ भू तथा मामले सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। सीएम के निर्देश के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए परिवारों को लगातार सूचीबद्ध किया जा रहा है। उन्हें दूसरे सुरक्षित स्थानों पर आश्रय मुहैया कराया जा रहा है। संकट की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जोशीमठ क्षेत्र नगर क्षेत्रांतर्गत अस्थायी रूप से निवास करने योग्य भवन चिन्हित किए हैं। नगर पालिका गेस्ट हाउस में 70 लोगों की क्षमता आंकी गई है। टूरिस्ट होटल ओली रोड मनोहर बाग में 40, माधवाश्रम नरसिंह भवन के निकट 30, प्राथमिक सिंहधार में 18, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अतिथि गृह में 30, जोशीमठ आश्रम में 36 लोगों और गुरुद्वारा जोशीमठ में 100 लोगों का अस्थायी रूप से रहने के प्रशासन ने चिन्हित किया है। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय राजीव गांधी अभिनव नवोदय विद्यालय में 60 तथा मनोहर बाग मिलन केंद्र में संकट के समय 3 लोगों के अस्थायी रहने की चिन्हित किया गया। कुल मिलाकर अभी संकट के समय 385 लोगों को संकट की स्थिति में अस्थायी तौर पर रहने के लिए प्रशासन ने स्थान चिन्हित किए हैं। भवाली आंगनबाड़ी केंद्रों की माता समिति के अध्ययन से वितरित होने वाला टेक होम राशन और कुक्ड फूड अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी गौरव पंत के अनुसार सभी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की सूचना संस्कार शासन को भेज दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है जिसमें एफसीआई और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन होना बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वर्ष मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। निर्देशालय महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने राज्य के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी है। गृह आधारित पोषाहार कार्यक्रम के संचालन और क्रियान्वयन की जानकारी दी गई, जिसमें गेहूं, चावल और मोटा अनाज भारत सरकार की ओर से अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। फिलहाल पूर्व में सस्ते गल्ले की लिस्ट बनाकर भेजी गई है। राज्य में लागू व्यवस्था से हटकर अब गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम सस्ते गल्ले की दुकान से लाभार्थियों को दिया जाएगा। फैसला सुन फपक कर बोले हिंदुस्तान। सुबह से सड़कों में जुटने वाले लोग मोहम्मदी मस्जिद के इमाम ने दुआएं कर लोगों को सुनाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला।